नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज का विषय निश्चित ही चौंकाने वाला है। वैसे देखा जाए तो चौंकाने वाला भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि सत्ता का कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जिस पर जांच की तलवार न लटकती रही हो। सत्ता क्या, विपक्ष भी इस कारण जांच के दायरे में बताया जा रहा है। अब जांच कैसे होगी, यह समय की गर्त में है। वैसे भी जांच वैसे ही होगी जैसे पूर्व में हुई हो। गिनती के लोगों को छोड़कर अधिकांश जांच तो ऐसी होती है, कैसी होती है, जैसी होती है। यहाँ हम उत्तराखंड के ऐसे मंत्री का जिक्र करने जा रहे हैं जो सरकार में बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं और जांच के दायरे में आ चुके हैं। जांच हो न हो पर बदनाम तो माननीय का हो ही गया है। सोशल मीडिया में उड़ी खबरों के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति के मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर विजिलेंस की लपटें आ गई है। विजिलेंस ने गेंद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पाले में डाल दी है। अब धामी कैबिनेट को तय करना है कि अपने कैबिनेट में शामिल मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति देती है या नहीं। विशेष न्यायालय न्यायाधीश सतर्कता मनीष मिश्रा ने सरकार को 8 अक्टूबर तक अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने की समय सीमा दी है। केस की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होने वाली है। यहाँ पहले आप इस वीडियो फुटेज को देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए, फलदार वृक्ष पर अक्सर लोग पत्थर फेंका करते हैं और निश्चित रूप से माननीय गणेश जोशी जी इस प्रदेश के लोकप्रिय मंत्री हैं, बहुत सक्रिय मंत्री हैं। अपने क्षेत्र के लगातार से चुने जाने वाले विधायक के रूप में वो सदन में आम जनता की आवाज़ उठाते आ रहे हैं। तो मंत्री जी की लोकप्रियता को देखते हुए हो सकता है कि व्यक्ति विशेष द्वारा जो है उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं और निश्चित रूप से स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा भी है, कोई भी अपनी आवाज़, कोई भी अपनी बात कह सकता है और यही जो है एक स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय भी है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि माननीय मंत्री जी के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं निश्चित रूप से कानून उसमें अपना काम करेगी, लेकिन इससे माननीय मंत्री जी पे या माननीय गणेश जोशी जी की लोकप्रियता पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माननीय मंत्री जी युवाओं की, जनता की आवाज़ है और उनका प्यार सदैव जो है माननीय मंत्री जी के साथ बना रहेगा। जिस प्रकार आपने देखा कि कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी जी के खिलाफ जो विजिलेंस ने जांच की और उन्होंने सरकार से अनुमति मांगी है कि उनके कार्यकाल में कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है और कहीं ना कहीं आय से अधिक जो संपत्ति उनके द्वारा अर्जित की गई है उसकी जांच होनी आवश्यक है। जिस प्रकार अधिवक्ता विकेश नेगी द्वारा इस प्रकरण को उठाया गया था और आप सब ने देखा था कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको किस प्रकार जिला भद्र किया गया था। अब ये तय करता है कि पुष्कर सिंह धामी जो कहते हैं कि वो जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं और नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, अब भाजपा को दिखाना है कि सच में वो जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं। उनको तत्काल प्रभाव से मंत्री को उनके पद से हटाना चाहिए, क्योंकि मंत्री अगर पद पे रहेंगे तो कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करेंगे, क्योंकि अब जो गेंद है वो सरकार के पाले में है। अगर पुष्कर सिंह धामी सही में राज्य के हितैषी हैं तो उनको मंत्री जी की आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में जांच के लिए संस्तुति देनी चाहिए, कहना चाहिए कि उन पर जांच होने की आवश्यकता है, जिससे सरकार जो चेहरा जनता के सामने ला रही है उस चेहरे को सही प्रकार से जनता भी देख पाए कि भाजपा में किस प्रकार जो भ्रष्टाचार है चरम पर है। मैं अपने युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके निर्देशन में उत्तराखंड राज्य में कृषि और औद्यानिक का समग्र विकास करते हुए काश्तकारों की आय में गुणात्मक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां एवं कृषि जलवायु विभिन्न कृषि एवं औद्यानिक फसलों यथा फल, सब्जी, मसाला, फूल, मशरूम का सहज उत्पादन हेतु अत्यधिक अनुकूल है। परंतु प्रदेश में कृषि औद्यानिकी के समग्र विकास में विभिन्न चुनौतियों जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी बिखरी जोत, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ में अगर आप गए होंगे पहाड़ी क्षेत्रों में एक खेत यहाँ होता है, एक खेत यहाँ होता है, तीसरा खेत वहाँ होता है,
जिससे किसान को खेती करने में परेशानी होती है। दूसरा, जंगली जानवरों द्वारा जो नुकसान आदि का सामना किसान को करना पड़ता है। किसानों के हित एवं उनकी आय को दोगुनी करने के उद्देश्य से सरकार ने स्टेट मिलेट मिशन, प्राकृतिक खेती, कृषि यंत्रीकरण, जीआई टैग, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, कृषि ड्रोन जैसे अहम योजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो हमारा एक एप्पल की बेल्ट है, सबसे ज़्यादा हमारा बेल्ट उत्तरकाशी और जो हमारी बेल्ट है उसमें वहाँ पर होता है। और आपने अगर सुना हुआ है हर्षिल, एक जगह आना आपने सुना होगा। और हमने अलग से व्यवस्था की है कि हर्षिल के सेब के लिए अलग पेटी बनाई जाए। यहाँ इस खबर को छापने दिखाने से मीडिया हाउस भी बच रहे हैं। उनके मुंह से गणेश जोशी शब्द ही नहीं निकल पा रहा है, न वो टाइप कर पा रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री धामी के लिए गणेश जोशी वाली घटना गर्म दूध वाली कहानी बन गई है। इस पूरे मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी बताते हैं कि उन्होंने आरटीआई के जरिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की 2007 से 2022 तक की आय और संपत्ति की जानकारी मांगी थी, जिसमें उन्हें मंत्री की आय से अधिक संपत्ति का ब्यौरा मिला है, जो मामला कोर्ट में भी चल रहा है। विशेष न्यायालय न्यायाधीश सतर्कता मनीष मिश्रा ने 2 सितंबर को इस मामले की सुनवाई की है। विशेष न्यायालय न्यायाधीश सतर्कता मनीष मिश्रा ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को नजीर मानते हुए कहा कि शिकायत के लिए 3 महीने की समय सीमा के बाद ही कोर्ट किसी राय पर पहुंचेगी। दरअसल कोर्ट के आदेश अनुसार उक्त प्रकरण पर पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादून ने न्यायालय को अपनी आख्या भेजी, जिसमें विशेष लोक अभियोजक फौजदारी द्वारा अपनी आख्या के साथ उत्तराखंड शासन के कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 8 का पत्र संलग्न है। इसके अलावा सचिव मंत्री परिषद गोपन विभाग ने उत्तराखंड शासन को इस मामले में शिकायत को प्रशासकीय विभाग मंत्री परिषद विभाग के स्तर पर परीक्षण एवं यथोचित कार्रवाई हेतु प्रेषित किए जाने का निर्णय ले जाने की सूचना भी अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 5 द्वारा दी गई है। यह दिलचस्प है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक मामले को आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने उजागर किया था। विकेश ने कैबिनेट मंत्री को 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान दायर किए गए हलफनामे को आधार बनाया है। इसमें गणेश जोशी ने बताया कि उनके पास लगभग 9 करोड़ की संपत्ति है। विकेश का तर्क था कि गणेश जोशी का राजनीति के अलावा कोई आय का अन्य साधन नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता का तर्क यह भी है कि गणेश जोशी के आयकर रिटर्न के आधार पर विधायक और मंत्री के तौर पर उन्हें विगत 15 साल में महज 35 लाख का वेतन मिला है, जो यह 9 करोड़ कहां से आए हैं। अब जाकर इस संबंध में विजिलेंस को शिकायत की गई है। विजिलेंस ने जांच आख्या अदालत में प्रस्तुत कर दी है। इस तरह यदि देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती है। हमने भी इससे संबंधित जानकारी के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से संपर्क करने की कोशिश की है, मगर रिपोर्ट करते करते तक उनसे संपर्क ही नहीं हो पाया है। जबकि इधर विजिलेंस कोर्ट ने यह भी कहा है कि मंत्री परिषद उत्तराखंड द्वारा लिए गए निर्णय से इस न्यायालय को अवगत करवाएं। विजिलेंस कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर तय की है। इस मामले में इतना ही नहीं है, किसी लोक सेवक पर भ्रष्टाचार के मामले को पुष्ट करने के लिए सामने वाली पार्टी को पुख्ता और प्रमाणित दस्तावेज, फोटो, वीडियो या अन्य कोई रिकॉर्डेड ऑडियो प्रस्तुत करने होंगे। यही नहीं, न्यायालय को विश्वास में लेने के लिए सामने वाली पार्टी को मंत्री परिषदीय निर्णय के सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इस तरह क्या मंत्री परिषद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर जांच या आंच के लिए कोई निर्णय लेगी? यदि नहीं लेगी तो यह मामला अब आने वाले चुनाव में सरकार के लिए गले की फांस बनने वाली है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के मामले को और अधिक समझने के लिए कोशिश करते हैं। विशेष न्यायाधीश सतर्कता मनीष मिश्र ने 2 सितंबर को जारी आदेश में पुलिस अधीक्षक सतर्कता की आख्या का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार
मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च संस्था है। ऐसे में यदि कोई मामला किसी लोक सेवक के संबंध में निर्णय हेतु कार्यपालिका की सर्वोच्च संस्था के समक्ष विचाराधीन हो तो किसी न्यायालय को निर्धारित समयावधि से पूर्व कोई आदेश पारित करना न्याय संगत नहीं होता है। विद्वान जज ने यह भी कहा कि यह सही है कि वर्तमान मामला धारा 17A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत विश्लेषित किया जाना है, परंतु यदि अब धारा 17A से पूर्व धारा 19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डॉक्टर मनमोहन सिंह व अन्य AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज संख्या 1185 के निर्णय का परिशीलन किया जाए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में किसी भी अभियोजन स्वीकृति के लिए 3 माह की समयावधि नियत की है। ऐसे में इस न्यायालय के मत में मामला मंत्रिपरिषद को भेजे जाने का पत्र दिनांक 8 जुलाई 2024 जो पत्रावली पर कागज संख्या 8-2 है के आलोक में दिनांक 8 जुलाई 2024 से 3 माह की समयावधि अर्थात दिनांक 8 अक्टूबर 2024 तक इस मामले में मंत्रिपरिषद के निर्णय का इंतजार किया जाना न्यायोचित है। यह मामला संज्ञान में आया कैसे? अधिवक्ता RTI कार्यकर्ता विकेश नेगी ने बीते मार्च महीने में भाजपा सरकार में वन, उद्यान व सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा किया था। साथ ही मार्च महीने में विजिलेंस में शिकायत भी की थी। इसके अलावा दून में सैन्य धाम निर्माण के घपले को लेकर भी विजिलेंस प्रधानमंत्री कार्यालय व CBI को शिकायत की थी। जब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के इस मामले ने राज्य में चर्चाओं का माहौल गर्म किया तो बीते जुलाई महीने की 24-25 तारीख को दून जिला प्रशासन ने अधिवक्ता विकेश नेगी पर गुंडा एक्ट लगाकर 6 महीने के लिए जिला बदल कर दिया था, लेकिन कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने जिला बदल के आदेश को निरस्त कर दिया था। देखना यह है कि भ्रष्टाचार के इस गंभीर मामले में मुख्यमंत्री धामी कब स्टैंड लेते हैं। पूरे प्रदेश की निगाहें अब मुख्यमंत्री धामी पर टिकी हुई है। आगे होता क्या है यह देखना बाकी है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगली कड़ी में राज्य के ऐसे ही किसी मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।